नमस्कार, स्वागत है। वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ 7 डेज बिजनेस ग्रोथ चैलेंज। 7 दिनों के इस बिजनेस ग्रोथ चैलेंज के 5वें दिन में हम पहुंच चुके हैं और इससे पहले हमने डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 में अलग अलग मॉड्यूल्स पे बात की। आपने असाइनमेंट्स कंप्लीट किए, आपने सीखा और ना सिर्फ सीखा बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करना आपने शुरू कर लिया अपने बिजनेस में। तो कल शाम को हमारी मुलाकात हुई थी जिसमें आपने क्वेश्चंस अपने रखे थे इन चारों दिनों से रिलेटेड और उसके आंसर्स मैंने आपको दिए थे। आज का टॉपिक क्या है? आज आप जानते हैं ऑलरेडी कि हम डे 5 से डे 6 दोनों दिन हम बात करने वाले हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर, स्टाफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हायरिंग और फिर देन डेवलपिंग अ टीम। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने स्क्रीन पे, मैं आपको लेकर जाता हूं और वहां हम बात करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है हायरिंग और उसके साथ साथ और भी क्या आज हम लोग बात करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों की डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं मेरे स्क्रीन पर। तो आप सभी जानते हैं कि हायरिंग, वाई हायरिंग। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि भाई आप खुद से अपना बिजनेस मैनेज तो कर सकते हैं लेकिन इसे ग्रो नहीं कर सकते हैं। और अभी तक जो आप मैनेज कर रहे हैं, अगर आप खुद मैनेज करते रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगा, ये एक बड़ा बिजनेस तो बन ही नहीं पाएगा। साथ ही साथ आपकी जो कंपनी की ग्रोथ है, आपके बिजनेस की ग्रोथ है, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है आपकी टीम की कैपेबिलिटी पे, आपकी टीम के स्ट्रेंथ पे ये चीज़ डिपेंडेंट होकर रह जाती है। सो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि हायरिंग इज एंड हायरिंग विल बी द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ योर बिजनेस, इवन मोर देन सेल्स। सेल्स आप सभी करते हैं सेल्स और सबसे ज़्यादा फोकस हमारा सेल्स में होता है, लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि हायरिंग जो है वो सेल्स से भी ज़्यादा क्रूशियल है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए राइट टीम का होना आपके बिजनेस के ऑटोमेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक अहम कड़ी बन जाती है। सो आप जो फ्रीडम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई मैं फ्री रहूं, मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करे, ऑटो पायलट पे रन हो, तो वो कब होगा? वो तब होगा जब आपके पास राइट टीम होगी। और इसीलिए आज का ये वीडियो जो है, आज का जो ट्रेनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले हम ट्रेनिंग के बारे में बात करें, हम बात करें कि कैसे हम सही लोगों को हायर करें। कुछ माइंडसेट से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको चाहूँगा कि आप अपनी दिमाग से निकाल दें। सबसे पहला ये कि आप जो एक फैंटेसी होती है ना हमारे दिमाग में कि हम चीप टैलेंट ढूंढते रहते हैं, हम ढूंढते रहते हैं कोई सस्ता आदमी अपने को मिल जाए, कम सैलरी में किसी को हायर कर लूँ और काम उससे तगड़ा लूँ। तो ये थिंकिंग छोड़ दीजिए, क्योंकि अब वो समय चला गया। अब आपको लोग मजबूरी में नहीं, मजबूती वाले लोग आपको ढूंढने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको जो है एक अच्छी खासी जो सैलरी है, जो कंपनसेशन है, जो इंसेंटिव है, वो देने की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरा, कई लोगों का दिमाग में होता है कि इफ आई विल ट्रेन देम दे विल बिकम माई कॉम्पिटिटर। सो ये अगर एक सोच है तो आप शायद इसके लिए आप टीम बिल्ड नहीं कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप टीम बिल्ड नहीं कर रहे हैं तो एनीवेज कंपटीशन की कमी है क्या मार्केट में? कंपटीशन तो है ही है, राइट? तो कंपटीशन जब है ऑलरेडी तो कंपटीशन से डरना क्या? और जब तक आप एक टीम बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आप कंपटीशन से आप ऊपर कैसे जाओगे? आप कंपटीशन को बीट कैसे करोगे? तो ये बिल्कुल वैसा है कि पहले मुर्गी या फिर पहले अंडा, ये वाली कहानी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है तो उसके लिए एक तगड़ी टीम चाहिए। ऐसी टीम बनानी है जो आपको छोड़ के ना जाए, आपके साथ काम करे। तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज दे रहा हूं। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हमें सिखाते हैं कि अगर ऐसा है तो उस व्यक्ति को बड़ी गाड़ी का छोटा हिस्सा बनाइए। आपका एक बड़ा प्रोसेस है, आप लेट्स सपोज आप कार बनाने का काम करते हैं, तो उस व्यक्ति को सिर्फ जो है ना बोनट फिट कराना सिखाइए, उसको आप पूरा गाड़ी बनाना मत सिखाइए। आप अपने बिजनेस के बारे में सोच के इसे आप अप्लाई कीजिए। अगर आपका बड़ा गाड़ी है, अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो उसको एक छोटे पार्ट में आप इंगेज कीजिए उनके साथ। लेकिन अगर आपका गाड़ी ही छोटा है, आपका बिजनेस ही छोटा है और उस व्यक्ति को सब कुछ आता है, आपके बिजनेस के अराउंड सब कुछ मालूम है, तो उसे उस छोटी गाड़ी का बड़ा हिस्सा बनाइए। कैसे बना सकते हैं? उसको आप पार्टनर बना लीजिए, अपने साथ पार्टनरशिप कराइए, उसको नया एक दुकान खोल के दे दीजिए, नया ब्रांच आउट करके दे दीजिए, उसको उसका जो है एक शेयर दे दीजिए, वहाँ पे उसको अपना पार्टनर बना लीजिए। तो ये 2 चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि लोग कंपटीशन बने ना और आपके साथ जुड़े रहें। तो ये जो ओपननेस है, ये जो एक कहना चाहिए कि क्लियर विजन है, सामने वाले को भी हमें वैल्यू देना है, ये सोच आपकी होनी चाहिए, राइट? ये इंपॉर्टेंट एक कड़ी है। उसके साथ साथ हैव द एटीट्यूड टू गिव ओपनली एंड फेयरली, लोगों को ओपनली ओपन रूप से और उसके साथ साथ फेयरली जो है, यानी कि वो जितना डिजर्व करते हैं, जितना उनको मिलना चाहिए उस प्रोफाइल के लिए, उतना देने का आपको होना चाहिए। सारा प्रॉफिट मैं ही रख लूँ, सारा पैसा मैं ही रख लूँ, ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छे से जो डिजर्व करते हैं लोग, उनको सही सैलरी देने की एक एटीट्यूड आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। क्रिएट अ विन विन सिचुएशन। ये बिजनेस सिर्फ आपका है, आप ही पूरा पैसा रख रहे हो। ये जिस दिन एक एम्प्लॉय को फील आ गया कि यार मेरे लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं,
राइट, उस दिन आपके साथ जो एंगेजमेंट है वो खत्म हो जाती है उसके साथ, तो उसको एक ग्रोथ पाथ आपके साथ दिखना चाहिए। आप अगर जीत रहे हैं तो उसकी भी जीत उसमें उसको दिखनी चाहिए। सो ये माइंडसेट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक ऐसा ग्रेट वर्किंग कल्चर और वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्ड करना है जहाँ पे लोगों को आने में खुशी हो। बहुत सारे लोग जो बिजनेस ओनर्स हैं वो बताते हैं मुझे कि सर टीम लेट से आती है, उसका कारण ये है कि उनको यहाँ आने के बाद शायद वो मज़ा नहीं आता है। तो क्या वो ऐसा बिल्ड किया जा सकता है? सो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंडसेट के लेवल पर अपने आप से सवाल करना है। और उसके बाद भी अगला सवाल ये है कि व्हाट इफ़ दे विल लीव। सो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि यस पीपल विल लीव। वो शादी होके नहीं आए हैं, इनफैक्ट शादी भी आजकल चलती नहीं है। तो आपको ये मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जिसको भी मैं हायर करूँगा वो भले कितना भी ठोक बजा के, कितना भी मैं पूरा स्क्रूटनी करके उनको हायर करूं, लेकिन देयर विल बी अ टाइम व्हेन पीपल विल लीव। सो वो माइंडसेट उनके साथ जब आप डील करने वाले हो तो वो डीलिंग का माइंडसेट आपके साथ उनके साथ होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हमें सिखाते हैं कि ट्रीट योर एम्प्लॉयज़ एज इफ दे आर वॉलंटियर्स। जैसे आपके यहाँ कोई फ्री में काम करने आता है तो उसको आप कितना वैल्यू देते हो? आप चूँकि फ्री में आए हैं, आप पे नहीं कर रहे हो, तो आप उसका ध्यान रखते हो, पूछते हो, आप उसको जो है इंगेज करने की कोशिश करते हो, आप उसको काम देते हो, राइट, उसको फीडबैक देते हो। ऐसा करते हो आप जब कोई आपके यहाँ सीखने आता है तो सिमिलरली आप ये समझिए कि जो एम्प्लॉई है उसको आप सैलरी देते हो। ये माइंडसेट जिस दिन दिमाग से निकाल दिया आपने, उस दिन आप उसको उस तरह से अप्रोच करने लग जाओगे एज इफ वो आपके यहाँ फ्री में काम करने आया है। ये माइंडसेट बनाइए। वो आपको कंट्रीब्यूट करने आए हैं, वो आपको सहयोग देने आए हैं, ये माइंडसेट आपको लेकर आना है, तभी आप अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर पाओगे, राइट। अगले स्टेप में हम चलते हैं कि भाई स्टेप्स क्या हैं, एक सही टीम हायर करने के स्टेप क्या है। तो ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रिपरेशन इज़ द की। आपकी जितनी तैयारी होगी हायरिंग से पहले, उतना ही अच्छा आप लोगों को हायर कर पाएंगे। इसके ऊपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अभी आपको सिखाने वाले हैं वैसे तो। और सोर्सिंग इज़ द की। सोर्सिंग इज़ द की में पॉइंट ये है कि आप जिसको मिले नहीं हो आप, राइट, यू कैन नॉट हायर समवन यू हैव नेवर मेट। आप अगर किसी से मिले ही नहीं हो आज तक तो आप उसको हायर कैसे करोगे? सो उसके लिए सोर्सिंग, वो लोगों का मिलना आपको बहुत जरूरी है, सोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों चीज़ों के साथ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 7 स्टेप्स रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उस वीडियो को देखते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, और लास्ट में मैं लौट के आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ। और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के कुछ चेकलिस्ट देने वाला हूँ। चेकलिस्ट क्या क्या देने वाला हूँ? तो आपको मैं वीडियो समरी देने वाला हूँ। इस वीडियो को जो आप देखेंगे उसका समरी, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट देने वाला हूँ, टिप्स ऑन इंटरव्यू क्वेश्चंस, थिंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, पोजीशन वाइज क्वेश्चन, अलग अलग पोजीशन के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, KRA और KPI कैसे बिल्ड की जाती है, टाइप्स ऑफ कल्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ट्री जो बनाते हैं टेम्पलेट वो कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूं ताकि आप आसानी से इस काम को कर सकें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का ये वीडियो जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सबका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा एक बढ़िया मैन पावर को कैसे तैयार किया जाए, हाउ टू हायर एंड रिक्रूट अ राइट मैन पावर। मैं ये नहीं बताऊंगा कि naukri.com पे चले जाओ, किसी जॉब पोर्टल पे चले जाओ या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को हायर कर लो। एक्चुअली हायरिंग एक सिस्टमैटिक, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी अगर ठीक से तैयारी नहीं की गई, जिसका प्लान और प्रोसेस ठीक से नहीं बनाया गया तो आगे चल के नुकसान होता है। गलत आदमी हायर कर लिया तो चाहे कम तनख्वाह पे करो, वो अल्टीमेटली ज्यादा महंगा पड़ता है, एक्सपेंसिव पड़ता है। गलत हायरिंग टाइम कंज्यूमिंग पड़ता है, बाद में रिप्लेसमेंट करना, और डिसरप्टिव पड़ता है, इधर आकर के गलत चीजों को गलत तरीके से डिसरप्ट कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। 7 स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें से पहला स्टेप है मेरा प्रिपेयर द प्लान एंड द प्रोसेस। प्रिपेयर द प्लान एंड द प्रोसेस मतलब P और P। ये प्लान और प्रोसेस क्या होता है जिनको आपको प्रिपेयर करना है। जल्दीबाजी में हायर कर लिया, गलत आदमी हायर कर लिया, आएगा नौकरी करेगा, थोड़े दिन में सीख साख के आपका कॉम्पिटिटर बन जाएगा या किसी दूसरे कंपटीशन को जाके ज्वाइन कर लेगा। आपकी कंपनी एक ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगी, लोग आएंगे यहां आके सीखेंगे और आपके कंपटीशन को ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह की कई समस्याओं को आपको देखना पड़ सकता है आगे चल के। हो सकता है कि वो कॉम्पिटिटर बनने के लिए ना आए, लेकिन आया और पैरासाइट बन गया परफॉर्मर बनने की जगह। हाँ, पैरासाइट बन गया और बस आकर के टिक गया और सब ठीक है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन बस अब इसलिए ज़रूरी क्या है, इसके पूरे जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन पहले ही तैयार कर लिए जाएं। सबसे पहले सेक्शन में लिखिए आप जॉब इन्फॉर्मेशन, यानी कि जॉब का टाइटल क्या है, उसका पे का ग्रेड क्या है, वो रिपोर्ट किसको करेगा, उसके शिफ्ट के टाइमिंग्स क्या है, उसके डिपार्टमेंट का नाम क्या है और उसका लोकेशन क्या है। इसके बाद आप जॉब समरी ज़रूर लिखिएगा। जॉब समरी में ना जॉब का पर्पस और जॉब की इंपॉर्टेंस आ जाएगी, यानी कि जॉब ये करनी क्यों है
और अगर जो आदमी आके ज्वाइन करेगा ना, उसको जॉब का इंपॉर्टेंस, इसका वैल्यू, उसके कंट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस उसको समझ में आ गया, तो वो बड़ा उत्साहित हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है। अच्छा, मैं इतना महत्वपूर्ण काम करने वाला हूँ, अच्छा मेरे काम की इतनी वैल्यू होने वाली है। उसके बाद आने वाली जॉब के चैलेंजेस और हायरार्की में उसका लेवल। जॉब के चैलेंजेस का मतलब क्या है कि भाई क्या तकलीफ है उसको सामने आने वाली है, ताकि आप उसको पहले ही प्रिपेयर करके रख सकें, अपने पास लिख सकें, सही क्वेश्चन पूछ पाएंगे ना आप। उसके बाद फिर अगर आपको पता हो क्या तकलीफ आती है तो क्वेश्चन ठीक पूछ पाएंगे। और हायरार्की में लेवल, यानी कि आपकी लेवल 1 2 3 4 4 लेवल के एम्प्लॉयज हैं, तो ये कौन से लेवल में कहाँ किसको रिपोर्ट करेगा। क्वालिफिकेशन कई जगह पे इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका ओवरऑल क्वालिफिकेशन, उसके स्किल्स, उसका नॉलेज, उसकी एक्सपर्टीज, वो सब लिख लें। वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी लिख लें कि स्टार्ट टाइम क्या है, फिनिश टाइम क्या है, कितने घंटे की जॉब है, कितने उसके अंदर ब्रेक्स हैं, कितने लंच ब्रेक, कितने टी ब्रेक्स हैं। ये भी ज़रूर देख लीजिएगा कि ट्रैवल का रिक्वायरमेंट उसको कितने आने वाला है और उसकी लोकेशन क्या रहेगी। और हाँ, एक चीज़ और, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉम्पिटेंसीज के बारे में ज़रूर लिख लें। इसका मतलब क्या है, उस जो आदमी है जिसको आप हायर करने वाले हैं, आपको ना ये पता होना चाहिए कि उसका रोल क्या है और उसके टॉप 3 गोल्स क्या है। ध्यान दीजिए, कम थोड़ा डांस कर लेते हैं, याद रहेगा। उसका रोल क्या है, उसके टॉप 3 गोल्स क्या है। उसका रोल और उसके गोल, अगर ये 2 चीज़ें आपको पता रहेंगी तो आप उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे, बता पाएंगे। कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या, नॉलेज, क्या प्रकार का स्किल और किस प्रकार का एटीट्यूड चाहिए, जिससे उसकी कॉम्पिटेंसी बन जाती है। इसके ऊपर हम लीडरशिप फनल में डिटेल में बात करते हैं। मैं अभी अब सेकंड पॉइंट पे जाऊंगा। ये डिसाइड करिए, स्टेप 1 हो गया ना, अब स्टेप 2 में ये डिसाइड करिए कि आपको आदमी इंटरनली प्रमोशन देके काम चल जाएगा या एक्सटर्नल हायरिंग करनी जरूरी भी है। ऐसा भी होता है कई बार आपके पास इतनी मैन पावर है, थोड़ा सा इंटरनल जॉब रोटेशन कर लिया, इंटरनल जॉब पोस्टिंग आपने अनाउंस कर दिया, तो पता चला जी कि उधर उस डिपार्टमेंट में भी एक आदमी बड़ा काम का है जो वहाँ तो अच्छा नहीं कर रहा, यहाँ आते ही छा जाएगा। तो ये ज़रूर स्टेप 2 में डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक्सटर्नल हायरिंग करनी है या इंटरनल प्रमोशन से भी काम चल सकता है। जैसे आपको मैं एक दफ़ा बता भी रहा था, डॉक्टर किरण बेदी के एग्जाम्पल में, बीजेपी का इलेक्शन हुआ दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी जब जीती, 67 आउट ऑफ 70 सीट जीत गई। उस समय डॉक्टर किरण बेदी आई थी, वो बड़ी कॉम्पिटेंट लीडर थी। डॉक्टर किरण बेदी की कॉम्पिटेंस पे कोई शक कर सकता है कभी? क्या क्रेन बेदी बोलते थे, प्रधानमंत्री की गाड़ी उठा के ले गई वहां से, ये गलत जगह खड़ी कर रखी है। ऐसी लीडर इतनी बुरी हार ये क्यों हुई? क्योंकि वो हेलीकॉप्टर लैंडिंग थी। एक कमॉन, क्या थी? हेलीकॉप्टर लैंडिंग। यानी कि जब आदमी इंटरनल प्रमोशन करके भी काम चल सकता था, तो जबरदस्ती जब बाहर से किसी को लाते हो बिना इंटरनल कंसेंसस के, बिना अंदर जो बैठे हुए उन लोगों के साथ में उनकी अग्रीमेंट के बिना लाएंगे, तो इंटरनल लोग साथ देना कई बार छोड़ देते हैं। इसके बारे में मैं क्या बोलूं, अखबारों में, न्यूज़ में रोज छप ही रहा था, आप जानते ही हैं। ये डिसाइड करिए, इंटरनल प्रमोशन से काम चल सकता है तो वही करिए। इससे आपके लोगों में ना और विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ता है कि भाई अब यहाँ पे टैलेंट प्रोग्रेशन है, इधर यहाँ पे अगर मैं मेहनत करूंगा तो मेरे को आगे ध्यान दिया जाएगा। और अगर आपने डिसाइड कर लिया इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, हर केस के अंदर अपने इंटरव्यूअर पैनल जो है आपका, जो लोग इंटरव्यू लेते हैं, उनके पैनल पे भी इतना ही ध्यान लगाइए जितना हायरिंग पे आप लगाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा लगाइए, क्योंकि इसमें 3-4 लोगों का पैनल होना जरूरी है। क्रॉस फंक्शनल लोग लीजिए ताकि वो अलग अलग प्रकार से सामने वाले की कॉम्पिटेंसीज को जज कर सके, चेक कर सके और अपने इनपुट दे सकें। जिसने उसको लीड करना है, जो बॉस है उसको लीड करने वाला, वो भी रखिए, और अलग अलग फंक्शन से रखिए, सुपर बॉस को भी रखिए, ताकि अलग अलग प्रकार से वो इवैल्यूएट करके अपना पेपर दे दें, और उस पेपर के बेसिस पे कॉमन इवैल्यूएशन से आपकी चांसेस है कि आप अच्छे आदमी को हायर कर पाएं। अगला मेरा पॉइंट है, अब आपने हायरिंग करनी शुरू कर दी, लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, इंटरव्यू डिस्कशंस हो रहे हैं, तो तीसरे पॉइंट में कल्चरल फिट पे बहुत ध्यान दीजिएगा। कई बार आपकी कंपनी का जो कल्चर है ना, उससे बड़े मिसफिट लोग बीच में आ जाते हैं। मिसफिट आते हैं तो आते ही इधर उधर लोगों को बोलेंगे, अरे ये कैसी कंपनी, अरे ये कैसी कंपनी, अरे यहाँ तो ये भी गड़बड़, यहाँ तो ये भी गड़बड़। तो सबका पहले तो वो उत्साह खत्म कर देंगे, जो चल रहे थे उनका भी उत्साह गिरा देंगे। और दूसरा, अगर कल्चरली मिसफिट होगा तो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, उसका दम घुटेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो कल्चर ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछिए। अब तीसरे स्टेप में इंटरव्यू हो रहे हैं ना, अब कल्चर ओरिएंटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछिए उनसे कि किस प्रकार के कल्चर में उनको काम करना सबसे अच्छा लगता है, उनको किस प्रकार के बॉस पसंद है, किस प्रकार का एनवायरनमेंट पसंद है, उनके हिसाब से बेस्ट एनवायरनमेंट कैसा होता है, उनके हिसाब से उनकी एक ड्रीम जॉब कैसी रहेगी, उनके हिसाब से उनको कंपनी में आसपास किस चीज को ढूंढ रहे हैं जो उनको बड़ा कंफर्ट देता है। उससे पता चल जाएगा वो टीम प्लेयर है कि इंडिविजुअल अकेले बैठ के काम करना चाहता है। कई लोग बिल्कुल टीम प्लेयर होते हैं, सबके साथ मिलकर काम करते हैं, और कई लोग कहते हैं अरे एकदम बिल्कुल मेरे नज़दीक मत आओ, मैं अकेले में काम करूंगा, बिल्कुल अपने अकेले। तो आपको पता चल जाएगा ये आइसोलेशन में काम करता है कि इंटीग्रेशन में काम करता है।
आपको ये भी पता चल जाएगा ये कोलैबोरेटिव है कि डेमोक्रेटिक है कि अथॉरिटेटिव है कि बहुत डायरेक्टिव है कि तो इस प्रकार से ना अलग अलग प्रकार के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। आपको ये भी आइडिया लग जाएगा वो किस कल्चरल बैकग्राउंड का आ रहा है। देखिए कई लोग होते हैं बिल्कुल 9 से 5 की नौकरी करना है, 4:58 पे सब पैक कर चुके होते हैं। आप क्या देखेंगे 4:30 के बाद वो बाथरूम जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 बजे के बाद वो पर्सनल टाइम पे बाथरूम नहीं जाएगा। वो 5 बजे से पहले कंपनी के टाइम के अंदर ही बाथरूम जाना चाहता है। अपना टाइम कैसे वेस्ट कर दूं, बाथरूम भी कंपनी के टाइम पे ही जाऊंगा मैं। जिसको बाय करना है, जिसको हेलो करना है, जिसको हाई करना है, सब कंपनी के टाइम पे ही करना है। ये क्या है? ये उस कल्चर से आ रहे हैं जहां पे 9 to 5 सब कुछ है जीवन में। देन अब देखना है कि आपका भी वैसा कल्चर है, फिर तो ठीक है। अगर आपका कल्चर है देखो भाई हम काम खत्म होता तब जाते हैं, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई डोंट स्टॉप व्हेन द टाइम गेट्स ओवर, आई गेट स्टॉप्ड व्हेन आई एम डन। ऐसा भी कल्चर होता है। मैं नहीं बोल रहा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, हर एक के अपने फायदे अपने नुकसान है, उसके फायदे नुकसान है, इसके भी हैं। आप देखिए क्या कल्चर आपने एस्टैब्लिश किया और ये फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं तो खुद तो थोड़े दिन में जाएगा ही, कईयों को साथ लेके खराब करके जाएगा। चौथे स्टेप में उसका पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल और विल, इन चारों को जरूर इवैल्यूएट कर लीजिए। जिसका पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल और विल, ये 4 चीजें अच्छी हैं, यानी कि वो केपेबल मैन पावर है। अब ये केपेबिलिटी इंडेक्स चेक करने के लिए ना कॉम्पिटेंसी के फ्रेमवर्क्स होते हैं। ये डिटेल फ्रेमवर्क्स तो आपको लीडरशिप फॉर्म में सिखाते हैं, लेकिन कुछ नॉलेज आपको यहीं दे दूंगा, इनको जरा ध्यान से सुनिएगा। पोटेंशियल का संबंध होता है आगे उसके प्रमोट होने की और आगे उसके ग्रो करने की संभावना से संबंध होता है पोटेंशियल का। पोटेंशियल मतलब कितना दूर तक जाएगा, इसमें क्या पोटेंशियल है। परफॉर्मेंस का संबंध होता है उसकी पीछे की परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा आपको? पीछे के रिजल्ट चेक करो, उसकी पीछे की स्कोर शीट, उसके मार्क शीट, उसके रेफरेंस, वो सब उठा के चेक करो, आपको पता चल जाएगा कितने अवार्ड, कितने रिवॉर्ड, टैलेंट प्रोग्रेशन कितना हुआ, कितना आगे गया है कि नहीं गया, पिछली कंपनीज में उसको प्रमोशंस मिली हैं कि नहीं मिली हैं, इससे उसकी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस देंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस देंगे, वो आंसर करेगा, आपको उससे पोटेंशियल का पता चल जाएगा, यानी कि आगे भी जा सकता है। देखो फॉर एग्जांपल एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो सिक्योरिटी गार्ड है, वो परफॉर्मेंस में तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीईओ बनने का पोटेंशियल थोड़ी है उसमें। चांसेस हैं कि वो परफॉर्मेंस में अच्छा है लेकिन सीईओ ना बन पाए। इसका मतलब क्या है? परफॉर्मेंस और पोटेंशियल अलग अलग चीजें हैं। एक स्टेनोग्राफर है, एक टाइपराइटर है, वो अपनी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा है, यानी कि मतलब 100 में 100 वर्ड परफेक्ट एकदम ठीक लिखता है, कोई मिस्टेक आती ही नहीं है, परफॉर्मेंस में अच्छा है। लेकिन क्या उसके अंदर फंक्शनल हेड बनने का, डिविजनल डिपार्टमेंट हेड बनने का, सीईओ सीओ बनने का, सीएमओ सीआईओ बनने का पोटेंशियल है कि नहीं? नहीं, वो पोटेंशियल नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है। पोटेंशियल मतलब कितना ग्रो करेगा, परफॉर्मेंस मतलब अब तक जो किया वो कैसा किया। उसके बाद देखिए उसका स्किल का मतलब वो कितनी कार्य कुशलता, कितनी क्षमता है उसके अंदर, कितनी नॉलेज, कितनी तेजी से काम को खत्म कर लेता है। और विल मतलब इच्छा शक्ति। कई बार लोग होते हैं उनमें स्किल तो होता है, सब जानते हैं क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, पर करना नहीं है। ये कौन है? जिनके अंदर विल नहीं है। तो अमूमन मैंने बहुत सारी कंपनी में देखे, कई इंप्लॉयज होते हैं सब कुछ जानते हैं लेकिन करते फिर भी नहीं। इसका मतलब स्किल है लेकिन विल नहीं है। तो आपको ये चारों चीजें देखनी है। कई लोग होते हैं विल तो बहुत है, अरे मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन आता कुछ नहीं है। वो भी क्या है, बड़ा खतरनाक है। यू कांट गिव अ लोडेड गन टू अ मंकी। एक बंदर को आप एक भरी हुई बंदूक दे दोगे, क्योंकि वो बहुत उछलता है, उसमें बड़ी एनर्जी है, तो गलत जगह बंदूक चला देगा, वो भी दिक्कत है। बहुत एनर्जी वाला आदमी जरूरी नहीं है कि बहुत आगे तक जाएगा। आपको स्किल, विल, पोटेंशियल, परफॉर्मेंस चारों देखने हैं। डिटेल फ्रेमवर्क इसके, क्रिटिकलिटी, केपेबिलिटी मैट्रिक्स हम सिखाते हैं इसमें। लीडरशिप फनल में आप आते हो, यहाँ तो चलो वीडियो जितना भी दे सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। क्रिटिकलिटी, केपेबिलिटी मैट्रिक्स और पोटेंशियल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हम आपको एचआर के चैप्टर के अंदर लीडरशिप फनल में डिटेल में समझाते हैं और एक फ्रेमवर्क देते हैं, जिस फ्रेमवर्क को आप इंप्लीमेंट करके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। अच्छा, इसमें ना 3 चीज़ें जरूर देख लीजिएगा। और पोटेंशियल परफॉर्मेंस में कहीं उसके करियर में कोई लॉन्ग गैप तो नहीं था उसकी जॉब के अंदर कि 3 साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने, बहुत लंबा गैप तो नहीं था। इसको कहीं बहाना मार के आपको समझाएगा वो। दूसरा चीज, क्या वो बहुत बड़ा जॉब हॉपर तो नहीं है, हर थोड़े दिन में नौकरी चेंज कर रहा है, हर थोड़े दिन में नौकरी चेंज कर रहा है। मत लीजिएगा, हम तो एकदम रिजेक्ट कर देते हैं ऐसे आदमी को जो हर थोड़े दिन में नौकरी चेंज कर रहा है। और तीसरा चीज, ना तो वो जॉब चेंज कर रहा था और ना गैप था, टिका हुआ था एक कंपनी में 10 साल से। अगर वो 10 साल से टिका था, ध्यान दीजिए उसको प्रमोशंस कितनी मिली है 10 साल में, उसका टैलेंट प्रोग्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ। वो 10 साल थे था बड़ी कंपनी में, छोटा सा आदमी 10 साल तक टिका रहता है, आराम से बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, एकदम टिका हुआ है। हाँ, एकदम सेट हो गया बिल्कुल। रोज शाम को एक पेंसिल गायब कर लेनी, रोज शाम को कंपनी में एक पेन, एक डायरी गायब करके आराम से निकल जाना, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी। मैं तो बस यही रहूंगा जी, बहुत अच्छी लगती है मुझे कंपनी, करता कुछ नहीं, धीरे धीरे हल्का हल्का, बस जितना प्रेशर डालोगे थोड़ा काम कर देगा, फिर सेट हो जाएगा आराम से। यानी कि वो जॉब हॉपर नहीं है, यानी कि उसकी जॉब में कोई गैप भी नहीं आया, लेकिन टैलेंट प्रोग्रेशन भी तो नहीं हुआ ना।
तीनों चीजें देखनी जरूरी हैं। गैप के बारे में और बार बार नौकरी चेंज करने के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन अगर ना गैप है ना नौकरी चेंज कर रहे, सेट हो गया है, तो ये देखिए प्रमोशन कितनी ली उसने। पांचवा क्विक पॉइंट क्या है, आपको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों देखने चाहिए। जो आपने कॉम्पिटेंसी लिखी है पिछले, जो आपने जब आपने प्लानिंग प्रिपरेशन करी थी ना अपने जॉब के बारे में, तो उसमें देखिए क्या क्या हार्ड स्किल और क्या क्या सॉफ्ट स्किल चाहिए, उनको भी मैप कर लीजिए। अंतर क्या है सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल की, मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। सॉफ्ट स्किल के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल, फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप, मोटिवेशन, पेशेंस, परसुएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, वर्क एथिक, क्रिटिकल थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट, लिसनिंग स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, वर्बल विजुअल कम्युनिकेशन, आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग, विलिंगनेस टू लर्न और अडेप्टेबिलिटी, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। देखिए इसके अलावा होते हैं हार्ड स्किल। हार्ड स्किल कौन से होते हैं, जो फंक्शनल कोर कॉम्पिटेंसीज होते हैं। जैसे ड्राइवर हार्ड स्किल्स के साथ काम करता है, कारपेंटर हार्ड स्किल के साथ काम करता है, मेसन, प्लम्बर। इसी तरह आपके यहाँ कहीं टेक्निकल IT रिलेटेड जॉब्स होंगे जिसमें उसको सॉफ्टवेयर जाने चाहिए। एग्जाम्पल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा माइनिंग होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डिजिटल मार्केटिंग में उसको SEO और SEM मार्केटिंग आना चाहिए। अकाउंटिंग और फाइनेंस होता है, फाइनेंस में इंजीनियरिंग की फंक्शनल कोर कॉम्पिटेंसी की टेक्निकल जॉब्स होती हैं। कई जगह पे आपको बड़े मैथमेटिकल एल्गोरिदम समझ में आने चाहिए, कैलकुलस भी आना चाहिए। ये सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, तो फंक्शनल यानी कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल दोनों आनी चाहिए। छठा क्विक पॉइंट, अगर आपको आदमी बहुत पसंद आ रहा है ना, तो उसका बैकग्राउंड और रेफरेंस चेक जरूर कर लीजिएगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, रेफरेंस वेरिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार अनजाने में एक क्रिमिनल हिस्ट्री के बैकग्राउंड का आदमी अगर आपके यहाँ आके तो बहुत तंग करके जाएगा। कई बार उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी हमारे को चेक कर लेनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पूरी जिंदगी केवल उधारी पे बिता रहा है, तो ऐसा आदमी प्रेशर में रहता है, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं दे पाता और उसकी स्पेंडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो लोगों से उधार मांगेगा, चोरी चकारी, कुछ गलती भी कर सकता है। जिस कंपनी में वो पहले काम करता था उससे उसका रीहायर स्टेटस तो जरूर पूछ ले। ये क्या होता है, ये होता है मान लो मेरी कंपनी में कोई आ रहा है और वो पहले श्यामलाल एंड कंपनी में काम करता था, तो हम पूछेंगे श्यामलाल एंड कंपनी से, अरे श्यामलाल जी क्या इसको आप दोबारा रखोगे नौकरी पे, आपको कैसा लगा आदमी? अगर श्यामलाल जी कहते हैं अरे बहुत बढ़िया आदमी था, आ जाए तो तुरंत रख लूंगा, इसका मतलब रीहायर स्टेटस यस है। और रीहायर स्टेटस नो क्या होता है, अरे भैया उसको मत लीजिएगा, हमारे यहाँ तो अगर फ्री में काम करना है तो भी ना रखेंगे। समझ में आ गया, रीहायर स्टेटस, अरे आदमी को गड़बड़ करके आया है। तो ऐसे इसका ना पीछे पूरा वेरिफिकेशन चेक करना जरूरी है। इनफैक्ट उसकी बैंक स्टेटमेंट्स मंगाइए, फॉर्म 16AB मंगाइए, और जितनी डिटेल्स उसके लेते हैं उससे क्या आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप सही व्यक्ति ला रहे हैं, क्योंकि आप अपने परिवार में किसी को प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने से पहले चेक करना ठीक है, प्रवेश करने के बाद चेक करने में दिक्कत बढ़ जाती है। और सातवां स्टेप, अगर आपने उसको हायर कर ही लिया है तो मेक देम फील वेलकम, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन इन डिटेल। इसका मतलब क्या है, उनका ओरिएंटेशन इंडक्शन करिए, उनका स्वागत करिए, जिस दिन वो आते हैं उनका स्वागत अच्छे ढंग से करिए, और उनको कंपनी के पीपल से ओरिएंटेशन कराइए, इंडक्शन कराइए, मिलवाइए, कंपनी के प्रोसेस से मिलवाइए, अवगत कराइए, और फाइनली कंपनी की सारी पॉलिसीज भी बताइए, जो भी आपकी HR पॉलिसीज हैं, अकाउंट्स की पॉलिसी हैं, लीव की, सैलरी की, छुट्टी की, किस दिन तनख्वाह मिलती है, कितनी छुट्टी मिलती है, आपका जो भी प्रकार के अलाउंसेज हैं, लंच टाइमिंग्स क्या हैं, टी ब्रेक टाइमिंग्स क्या हैं, संडे को ओवर टाइम एक्सेट्रा, जो भी आपकी पॉलिसी, प्रोसेस और पीपल, उनसे उनको मिलवाइए अच्छे से डिटेल में। उसमें कोशिश करिए कि जिस दिन अगर आपका एक लॉट में लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उस दिन सीनियर लोग हों जो अपने अपने डिपार्टमेंट को उनको एक्सप्लेन कर सकें, और बाद में उनसे एक्सपेक्टेशन सेटिंग पूरी जरूर कर लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेशन सेटिंग। मतलब याद है ना, थोड़ा डांस किया था, मेरा रोल क्या है, टॉप 3 गोल क्या है, उनकी रोल और गोल क्लैरिटी की एक्सपेक्टेशन सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेशन उनसे पहले ही तैयार कर लें कि भाई आप ये कर सकते हैं, हम ये चाहते हैं, और ये आपकी जर्नी, और आप इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक बात और, उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लीजिएगा, उनके पर्सनल फाइल, उनके डॉक्यूमेंट, उनके ज्वाइनिंग लेटर, पिछली कंपनी के ज्वाइनिंग लेटर, रिलीविंग लेटर, पिछली कंपनी जो सैलरी लिया उसका बैंक स्टेटमेंट, उसकी फोटोग्राफ्स, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनकी जो पर्सनल प्रोफाइलिंग है वो पूरा कर लीजिए। ये आपको आगे चल के कई जगह पे बहुत काम आने वाली है। किसी दिन लीडरशिप फंड में आएंगे ना तो आपको डिटेल में 3-4 केस स्टडी बताऊंगा, जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा, आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी हो जाता है। देखिए ये HR बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसके लिए हम आपको एक स्पेशल सेशन देते हैं एक HR का अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। बिना बढ़िया मैन पावर के आप ज़्यादा दूर तक कभी नहीं जा सकते। अकेले कब तक करोगे, लल्लू लाल तो नहीं रहोगे ना, अकेले कब तक करोगे? बिना बढ़िया मैन पावर के ज़्यादा दूर आप जा ही नहीं सकते। मछली को पेड़ पे नहीं चढ़ाते, मछली पानी में रहती है, पेड़ पे बंदर चढ़ता है। आपको समझना पड़ेगा रोल और गोल के हिसाब से किसको कहाँ पे सेट करना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार वापस आके वीडियोस को देखने के लिए दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, सो आपने देखा कि किस तरह से 7 स्टेप्स में एक बहुत शानदार टीम को बिल्ड की जाती है। उसके अराउंड आपने पूरे प्रोसेस को देख लिया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कैसे अब आपके स्किल में कन्वर्ट होगी, कैसे आप तक पास ऑन होगी, तो इसके लिए मैंने आपको चेक लिस्ट दिए हुए हैं अराउंड
7-8 के आसपास चेकलिस्ट हैं। वीडियो समरी मैं अभी आपको दूंगा, जो वीडियो आपने देखा उसका पूरा समरी आपको मिल जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट मिल जाएगा, टिप्स जो है इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे किए जाए उसके ऊपर, तैयारी करने से पहले, इंटरव्यू प्रिपरेशन से पहले बेसिकली क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए उसके अराउंड टिप्स का एक शीट मिलेगा, थिंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, पोजीशन वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, KRA और KPI कैसे बनाया जाता है उसका सैंपल मिलेगा, टाइप्स ऑफ कल्चर उसमें से आप पिक कर सकते हैं कौन सा कल्चर आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है, या फिर आप मिक्स कर सकते हैं, अलग अलग कल्चर को आप मिक्स करके कल्चर बिल्ड कीजिए सबसे पहले। एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्री टेम्पलेट होता है वो टेम्पलेट अपने को एक बनाने का इसमें सीखना है चीज़ों को, राइट। सो चलिए मैं आपको असाइनमेंट की तरफ लेकर चलता हूँ, फिर आपको मैं फ्री करूँगा आज। ग्रेट। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 आपको मैंने असाइनमेंट दिया हुआ। पहला तो ये कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हुए हैं, जो आपको लिंक दी हुई वहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए, सारे फाइल्स को, चेकलिस्ट को, और प्रिंट कीजिए उन्हें प्रिंट करके अपने पास रखिए। वो डॉक्यूमेंट आपके पास प्रिंटेड होना चाहिए ताकि आपको यूज़ आ सके। तो पहला जो कहना चाहिए कि असाइनमेंट है वो तो यही है कि आपको उसको प्रिंट कर लेना है डाउनलोड करके, क्योंकि बहुत लोगों के मोबाइल में पड़े रह जाता है, डेस्कटॉप में पड़े रह जाता है, वो फिजिकली आपके पास आता नहीं है। उसका एक फोल्डर बना लीजिए, वो जो सारे क्वेश्चंस मैंने दिए उसको फोल्डर बनाइए, उसको जब भी आप इंटरव्यू करेंगे तो एक रेडी टेम्पलेट की तरह यूज़ कीजिए उसको। ये पहला काम है। दूसरा ये है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक जो ऑर्गेनाइजेशन ट्री है वो आपको बनाना है। बहुत सिंपल है, आप इसको पेन पेपर से बनाइए। एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए, उसमें आप अपना जो अभी एग्जिस्टिंग जो आपका कंपनी है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो बिजनेस है, उसमें अभी क्या कोई टॉप CEO डायरेक्टर लेवल पर कोई है, उसके साथ साथ अलग अलग फंक्शनल आपके डिपार्टमेंट्स होंगे, जैसे मैंने बताया मार्केटिंग है, सेल्स है, परचेज एक डिपार्टमेंट होता है, डिलीवरी का डिपार्टमेंट अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट अलग होता है, राइट। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। साथ ही साथ जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स, उसके साथ साथ फाइनेंस एंड अकाउंट्स है, उसके साथ साथ आपका आपको लगता है अगर कि मुझे R&D के अलग लोग रखने होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, तो उसके जो फंक्शनल डिपार्टमेंट हेड्स होंगे अगर वो हैं तो उनको लिख लीजिए कौन कौन वहाँ पे हेड है। और ये देखिए कि क्या आप वहीं बैठे हैं, हर डिपार्टमेंट में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही बैठे हैं। सेल्स हेड भी आप ही हैं, मार्केटिंग हेड भी आप ही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, सब के हेड आप ही हैं। अगर आप सब हैं तो उन जगहों पे अब आपको खाली करने का काम करना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं कल सिखाऊंगा आपको कि कैसे अपने आप को फ्री करने के लिए आपको कैसे अपने सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स कैसे क्रिएट करना है, इसके ऊपर हम लोग कल बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये खाका बना लीजिए कि भाई अभी जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन व्यक्ति किस जगह पे बैठा हुआ है अभी, ठीक है। सो 3 तरह के लोग होते हैं, ये मैंने इसमें नहीं ऐड किया हुआ है बट मैं आपको बता दूं 3 तरह के लोग होते हैं। पहला एक होता है क्रिएटर। क्रिएटर कौन होता है? जो विजनरी होता है, जो बड़ी बातें सोचता है, अगला क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, बड़ा क्या करेंगे, ये सोचता है वो, और वो आप हैं, ठीक है। आपके बिजनेस में आप ही का वो रोल है, आपको थिंकिंग वाली पैटर्न पे आना पड़ेगा। डूअर एक होता है जो सबसे नीचे में होता है, जो काम करने का काम करता है, और एक बीच में होता है जो होता है मैनेजर, जो उन लोगों से काम कराने का काम करता है, राइट। तो ये 3 लेवल पे, 3 लेयर पे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो आपको ये देखना है कि मेरे पास अभी जो एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी है वहाँ पे कौन व्यक्ति किस जगह पे बैठा हुआ है, कौन डूअर है यानी कि कौन स्टाफ में है, कौन फंक्शनल मैनेजर पे है यानी कि वो मैनेजर वाले लेवल पे है, और मैं खुद कहाँ पे हूँ, क्या मैं CEO की पोस्ट पे हूँ। इस चीज़ को आपको बिल्ड कर लेना है। इसके लिए कुछ इस तरह का टेम्पलेट आप बनाइए। बहुत सिंपल बनाना है आपको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं दे रहा हूँ, बहुत सिंपल आपको ये चीज़ देने की हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है। तो इसे बहुत सिंपल रखने की कोशिश की है हमने, और आई एम श्योर कि आप काफ़ी कुछ आज इस वीडियो से सीख पाएँ कि कैसे अपनी टीम एक ज़बरदस्त तरीके से बिल्ड की जाए। सारे टेम्पलेट, सारे चेकलिस्ट आपको दिए गए हैं अलग से, उन्हें रिफ़र कीजिए, उन्हें प्रिंट आउट कर लीजिए और उसके अराउंड काम कीजिए। और दूसरा साथ साथ जो आपका एक ऑर्गेनाइजेशन ट्री आपको बनाना है उसे आप कंप्लीट कीजिए। ये दोनों टास्क कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है हमारी टीम आपको हेल्प करेगी इसके अराउंड। आपके पुराने जो पिछले असाइनमेंट्स भी अगर रह गए हों उनमें भी आपको अगर मदद चाहिए तो कॉन्टैक्ट द टीम। आज शाम को वैसे भी आपका Q&A सेशन होगा अलग से, तो उसमें भी आकर आप हम अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर करा लीजिए। 2 दिन और रह गए हमारे पास, डे 6 और डे 7। इसमें हम लोग कल बात करने वाले हैं कैसे एक ज़बरदस्त टीम को डेवलप किया जाए, कैसे अपने नवरत्ना, अपने सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स कैसे क्रिएट किए जाएं, उसके अराउंड क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और साथ ही साथ हम बात करेंगे बिजनेस ऑटोमेशन कैसे लाया जाता है बिजनेस में, वो क्या तरीके हैं, कैसे डेलीगेशन किया जाता है, डेलीगेशन का आर्ट क्या है, और ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। सो ये सारा प्रोसेस है जो आप जा रहे हैं जिसके थ्रू, और आई एम श्योर आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, काफ़ी कुछ अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। विद दिस थॉट एंड बिलीव दैट यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, लेट्स मीट टुमारो एट दिस टाइम ओनली।
with a new topic, with a new learning. Thank you so much and go and complete your assignments. Bye bye.